विद्यार्थियों, मिशन मेरिट के अगले वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम 2023 के मॉडल पेपर राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है हिंदी साहित्य का, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोगों ने बहुत लोगों ने कमेंट किया कि हिंदी साहित्य का सर कंप्लीट सॉल्यूशन दे दीजिए, तो मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, एक एक प्रश्न अथवा भी और सभी। इससे पहले मैंने और भी आपके जो सॉल्यूशन है उनको भी कंप्लीट कराया था, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस था, हिस्ट्री थी, ज्योग्राफी थी और इंग्लिश है, और इसके अलावा जो आपका हिंदी कंपलसरी है, हिंदी भी हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो जिसके पास जो सब्जेक्ट हैं आप उनको देख सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट हमने सॉल्व करवा दिया है, इनको आप देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इस पेपर का पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं जो बोर्ड ने जारी किया है। अगर आपको इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो सॉल्यूशन पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सॉल्यूशन पीडीएफ के लिए, जो अभी आप देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न जो आपको दिया गया है, इसमें अपठित गद्यांश है। इसको पढ़ने के बाद में जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछे गए एमसीक्यू, उसके उत्तर जो है आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। सभी के पास ये पैराग्राफ होगा, सभी ने ये पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो आप स्क्रीन रोक करके भी पढ़ सकते हैं। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, आपको सारा चीज पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाले हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया, उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक हो सकता है। तो समुचित शीर्षक जो होगा वो होगा भारत के संसाधन। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया भारत की मूल शक्ति क्या है। अगर पैराग्राफ आपने पढ़ लिया है तो भारत की मूल शक्ति जो है वो है खनिज पदार्थ। द ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया भारत की औद्योगिक परिकल्पना का आधार क्या है। तो भारत की औद्योगिक परिकल्पना का आधार जो है प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन बिल्कुल पैराग्राफ के हिसाब से बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास जो है क्या क्या है, तो हमारे पास जो विविध प्रकार के जीव भी हैं, कृषि योग्य जलवायु और अच्छी वर्षा भी है, और उष्ण कटिबंधीय हरियाली भी है, यानी उपयुक्त सब कुछ है हमारे पास। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पांचवें में, तो इसमें पूछा गया संसाधन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है आपको। तो संसाधन में जो है सम जो है इसमें इसका उपयुक्त जो है आपका क्या है, उपसर्ग है। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत का जैव वैविध्य कैसा है। तो ये जो है बहुत ही समृद्ध है। यहाँ पे अ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 6 क्वेश्चन आपने पहले पैसेज से इस तरह से मिलेंगे आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को, आप आसानी से उनको पढ़ सकते हैं। अब दूसरा जो पैराग्राफ है इसमें क्या पूछा गया है, सेम चीज। यहाँ पे काव्यांश से पहले गद्यांश का यहाँ पे कविता दी गई है। उस कविता को पढ़ने के बाद में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये कविता आपने सभी ने पढ़ ली होगी। जिसके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, मैंने बता दिया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेपर का पीडीएफ लिंक अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि फिर भी आपको डायरेक्ट वेबसाइट से डाउनलोड करना है तो आप वेबसाइट पे भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, अगर आप सॉल्यूशन पीडीएफ चाहते हैं, आंसर पीडीएफ चाहते हैं, तो आंसर पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है, सामने कोहरा घना है, रेखांकित शब्द से तात्पर्य जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सीधा सीधा आप बोलेंगे सामने कोहरा घना है मतलब हताशा निराशा है। द ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, काव्यांश में छिपे संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है कौन सा संदेश है जो काव्यांश में छिपा हुआ है, तो इसमें है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शक्ति भर जीवन जीने का। तो यहाँ पर जो है आपका द ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दीपक और अमावस यहाँ प्रतीक हैं। तो किसके प्रतीक हैं यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। अगर आपने पैराग्राफ पढ़ लिया तो आपको सारा आंसर पता चलेगा और पता होगा भी। तो यहाँ पर जो दीपक और अमावस जो हैं ये आपके आशा और गहन निराशा के प्रतीक है। द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हर रात अमावस बनाए बैठे हैं, रेखांकित शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप जो है आपको बताना है। तो तत्सम रूप जो है इसका क्या हो जाएगा, आमुष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आमुष्य। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये अमावस है ना, यहाँ पर जो है आपको सीधा सीधा ये रेखांकित यहाँ पे दिया गया है, रेखांकित है नहीं तो इसको आपको कर लेना है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछ रहा है आपसे, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक निम्न विकल्पों में से चुनिए। तो जब आप काव्यांश पढ़ चुके होंगे तो आपको पता चलेगा कि दीपक की जीविका जो है इसका उपयुक्त शीर्षक होगा द। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, पूर्णिमा का विपरीतार्थक शब्द जो है आपको बताना है, यानी विपरीत शब्द जो है वो बताना है पूर्णिमा का। तो पूर्णिमा का जो विपरीत शब्द होगा वो होगा अमावस। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए। तो यहाँ पर जो है खाली स्थान गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है। तो कौन सा गुण होता है, वो माधुर्य गुण के कारण होता है। उसके बाद में काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को खाली स्थान कहा जाता है, तो उनको बोलते हैं काव्य दोष, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, छंद के किसी चरण में उसको पढ़ते समय जहां विराम की आवश्यकता होती है उसको खालिस्तान कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम यति। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलियां छंद के प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राएं होती हैं, तो 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट जो पांचवा पार्ट है इसमें पूछा गया है, जब कविता में उपमय का उपमान से उत्कर्ष दिखाया जाता है तो वहां पर जो है व्यतिरेक अलंकार जो है होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेस विवश
परिहार न जाई पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है, तो कौन सा है? विशेषोक्ति अलंकार इसमें दिया गया है। तो ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने कर ली। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, जो जो एक एक नंबर के पूछे गए हैं। तो आपको देखने को मिलेंगे 6 प्रश्न पहले पैसेज से, फिर 6 प्रश्न दूसरे पैसेज से, फिर 6 प्रश्न खालिस्तान के। ये ध्यान रखना है कि 18 प्रश्न जो है आपको एक एक नंबर को देखने को मिल रहे हैं। आगे देखिए, जो अब प्रश्न जो बनेंगे उनके हमें आंसर देने होंगे। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक प्रश्न का आंसर देना है। यहाँ पर जो लाइनें दी गई हैं इनको पढ़ने के बाद हमें बताना है कि इसमें स्थित अलंकार को स्पष्ट करना है। तो वो अलंकार कौन सा है? एक नंबर के हिसाब से उसका नाम है यमक अलंकार। इसके बाद में विभावना अलंकार को स्पष्ट कीजिए। तो विभावना अलंकार क्या होता है? काव्य में जहां पर कारण के ना होने पर भी कार्य का होना पाया जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। ठीक है। इसके बाद जो है खेल बीट किसे सौंपी जानी चाहिए? तो खेल में रुचि रखने वाले पत्रकारों को जो है खेल बीट सौंपी जानी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रिपोर्ट की भाषा किस तरह की होनी चाहिए? तो विशेष रिपोर्ट की भाषा जो है सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन देखेंगे आप बिल्कुल तंदुरुस्त और बिल्कुल ईजी, साथ ही साथ जो बोर्ड में बच्चे लिख करके अपने आप को टॉप करते हैं वो सॉल्यूशन आपको सिंपलेस्ट वर्ड में और जिस तरह से मैं लिख रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं इसी तरह से लिखना है। हर पेपर को मैंने ऐसे ही सॉल्व किया है जैसे एक टॉपर लिखता है। ठीक है। हम टॉपर्स की ही तैयारी करवाते हैं। हमारा मेन मकसद ये नहीं होता कि आपको पास करा दे, क्योंकि आप टॉपर की तैयारी करोगे ऑटोमेटिकली पास हो जाओगे। तो आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपके हाफ ईयरली के भी पेपर आने वाले हैं जल्द से जल्द, उनको भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर किसे कहते हैं? संक्षेप में बताना है। एक नंबर के सारे प्रश्न है। तो फीचर जो है सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जो है फीचर कहलाता है। क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया, मिर्जापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र कौन रहते थे? तो मिर्जापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र जो है वो परम उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेगदन थे। ठीक है ना, वो रहते थे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात आपको ध्यान से समझ लेना है ताकि आपको कोई भी गलती ना करें, आप कोई भी मतलब इसमें मिस्टेक ना करें। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है ना, यहाँ पे कहीं मिस्टेक, स्पेलिंग की मिस्टेक हो तो उसको आप जरूर चेक कर ले, जैसे मात्रा वात्रा ऊपर नीचे से। यहाँ पे प्रेम धन है, प्रेम घन, यहाँ पे म है। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर 3 ग्रह सूत्रों का नाम बताइए जिसमें ढेलों की लॉटरी का जिक्र है। तो वो है आश्रय, लायन और गोभिल और भारद्वाज। ठीक है। तो ये आपके तीनों के नाम आप बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवसेना कौन थी और वह किससे प्रेम करती थी? देवसेना जो है मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी और वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। इसके बाद में हृदय की वेदना को भूलने के लिए कवि निराला क्या करना चाहते हैं? तो हृदय की वेदना को भूलने के लिए कवि निराला जो है गीत गाना चाहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कविता हमें जीने की कला सिखाती है, स्पष्ट करना है। तो कविता में संवेदना होती है जिससे हम अपने जीवन की कला सीखते हैं। बस इतना ही लिख दोगे, एक नंबर पूरा मिल जाएगा। इसको ज्यादा आपको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में नाटक विद्या से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करना है। तो नाटक विद्या क्या होती है? वह रचना जो लिखित रूप में होती है, यानी कि जिसको लिखा जाता है, जैसे हमने लिख रखा है, पर उसका जो है मंचन भी किया जा सके, यानी कि उसको मंच पे भी प्रस्तुत किया, यानी कि रंगमंच पर भी जो है उसको अभिनय किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सके। ऐसा अगर करने योग्य है तो वो लिखित रचना जो है, जिसको लिखा गया है, वो लिखित रचना जो है नाटक विद्या कहलाएगी। ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहानी लेखन के विभिन्न विषय लिखिए। तो कहानी लेखन के विभिन्न विषय में वातावरण प्रधान, ऐतिहासिक, सामाजिक और घटना प्रधान, चरित्र प्रधान और आत्मकथात्मक प्रधान जो है होती हैं। ये सारे के सारे उस टाइप के विभिन्न विषय हैं। इसके बाद आपका खंड ब शुरू होता है जिसमें 2-2 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया पत्रकारीय लेखन साहित्यिक लेखन से भिन्न होता है, स्पष्ट कीजिए। तो पत्रकारीय लेख जो है साहित्यिक लेखन से भिन्न होता है क्योंकि पत्रकारीय लेखन का संबंध जो है तथ्यों से है। किससे है? तथ्यों से है। जबकि सृजनात्मक यानी कि साहित्यिक जो लेखन है उसका संबंध केवल कल्पना से है। तो ये सत्य पे आधारित होता है, ये कल्पना पे आधारित होता है। और पत्रकारीय लेखन जो है वास्तविक घटना से जुड़ा होता है। ठीक है। जबकि सृजनात्मक यानी कि साहित्यिक लेखन जो है वो पाठकों की रुचि और जरूरतों को ध्यान करके रख करके जो है लिखा जाता है। ठीक है। तो ये चीजें इसमें अंतर आप बता सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है इसको देख लेते हैं। अच्छा लेख लिखते समय ध्यान रखने योग्य 4 शर्तें लिखनी है आपको। तो बहुत सारे शर्तें हैं, आप पहला शर्त बता सकते हैं, अच्छे लेखन के लिए छोटे और सरल वाक्य लिखें, आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का जो है इस्तेमाल करें। अच्छा लिखने के लिए जो है अच्छा पढ़ना भी जरूरी है, इसलिए जाने माने लेखक की रचना जो है पढ़नी चाहिए। साथ ही साथ एक अच्छे लेखन में तथ्यों को जुटाने और विषयों पर जो है बारीकी से विचार करने का धैर्य भी होना चाहिए, या किसी टॉपिक पर खुद लिखने से पहले जो है हमें मुख्य बिंदुओं को नोट कर लेना चाहिए, तब जाके हम अच्छा लेखन लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया पोसावा की प्रसिद्धि का क्या कारण था और लेखक वहां क्यों जाना चाहता था। कई क्वेश्चन 2 नंबर के ना होकर के 3 नंबर के होने चाहिए जो यहाँ पे पूछे गए हैं। तो एग्जामिनर जब आपको देगा तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर जो देखेगा कि आंसर उसके बड़े होंगे तो ऑटोमेटिकली वो 3 नंबर में डाल देगा। ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब घबराने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा आंसर है। क्लियर हुआ? तो पोसावा में जैन धर्म के तीर्थ स्थल विद्यमान थे। यहाँ हर वर्ष जैन समुदाय का एक बहुत बड़ा मेला लगता था। जैन श्रद्धालु हजारों की संख्या में यहाँ आते थे और प्राचीन समय से ही
प्राचीन समय से ही जो है इस मेले का महत्व रहा है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक पहाड़ी थी जिसमें बुद्ध देव द्वारा जो है रोज व्यायाम किया जाता था, और उस पहाड़ी में एक नाग भी रहता था। ठीक है, यह भी कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने उसके समीप ही एक स्तूप बनवाया था जिसमें बुद्ध देव के जो है नख और बाल, नाखून और बाल रखे गए हैं। यह सोच करके लेखक ने वहां जाने का निर्णय लिया ताकि उसे जो है पुरातत्व से संबंधित वस्तु जैसे कि मूर्ति, सिक्के आदि सामग्री मिल जाए, और उसकी इस लालसा ने उसे पोसवा जाने के लिए विवश कर दिया। तो यही बात थी कि पोसवा किस लिए प्रसिद्ध था, जो है लेखक वहां क्यों जाना चाहता था। इसके बाद जो 7वां प्रश्न है उसकी बात करें, यह दीप अकेला स्नेह भरा, कविता के प्रतीकार्थ को लिखना है आपको। तो दीप अकेला कविता में दो प्रतीकार्थ शब्द हैं, एक दीप दूसरा पंक्ति। दीप व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति जो है समाज की प्रतीक है। और दीप में जो है तेल यानी कि स्नेह भरा होता है, तभी वो प्रकाश देता है और उसकी लौ जो है ऊपर उठती है, यह मानो उसका गर्वीलापन जो है वो दिख रहा है। और उसकी लौ हवा के साथ इधर उधर घूमती है, जैसे कि उसमें जो है मद मातापन जो है उसमें आपको दिखाई दे रही है। ठीक है ना, हिलती डुलती दिखाई देती है। इसी प्रकार मनुष्य जो है स्नेह यानी कि प्रेम से भरा होता है, उसमें भी अहंकार होता है, और अहंकार में वो मद माता की तरह जो है होकर के झूमता है। और दोनों जो प्रतीक है वो बिल्कुल सार्थक है। तो इस तरह से हम इसके प्रतीकार्थ को स्पष्ट कर देंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो एक चीज और बता दूं आपको, 2022 के भी मॉडल पेपर हमने सॉल्व करवाए थे, तो उनको जरूर पढ़ लेना। प्रश्न पत्र में आपके जरूर आएंगे, अर्धवार्षिक में भी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, तो उनको जरूर पढ़ लेना भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो प्रश्न पत्र यहाँ पे डाले जाते हैं उनमें से प्रश्न आते हैं, ये बिल्कुल निश्चित है। तो इसलिए आपको घबराना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे 8वां प्रश्न पूछा गया, जयशंकर प्रसाद या घनानंद में से किसी एक का साहित्यिक परिचय दे देना है। तो आप 2 नंबर में क्या लिखोगे, ज्यादा तो लिख नहीं सकते, तो जयशंकर प्रसाद के बारे में लिख दीजिए, जयशंकर प्रसाद प्रसाद। ठीक है, जो देखो मैंने कहा था कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो देख लेना। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है काशी में हुआ, और प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। प्रसाद ने कविता के साथ जो है नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध आदि विद्याओं में लेखन कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं जो है अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, कंकाल, तितली, आंधी, इंद्रजाल, झरना, आंसू, लहर इत्यादि हैं। ठीक है, तो इस तरह से छोटा सा हम लिख सकते हैं 2 नंबर में। इसी तरह घनानंद में अगर आपको कोई एक ही लिखना है, या तो ये लिखना है या ये, मैंने कहा था कि मैंने सारे आंसर दिए हैं। घनानंद का जन्म जो है 1673 ईस्वी में। कवि घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे, और उनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल और आवेगमय और व्याकुल कर देने वाला उदात रूप जो है व्यक्त हुआ है। घनानंद की रचनाओं में सुजान सागर और विरह लीला और कृपाल कांड, निबंध और रसकेली इत्यादि हैं। तो बस इतना 2 नंबर में आप लिख दोगे तो भी कोई इशू नहीं है। इसके बाद में जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरिगोविंद ने क्या संकल्प किया था, तो उसने किया था जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने संकल्प लिया कि अब वो निठल्ला नहीं बैठेगा, बड़ी बहुरिया के लिए हर काम एक बेटे के समान करेगा। अब वह जो है माँ के समान उसकी देखभाल करेगा और उससे सारे कष्टों से दूर रखेगा। इसके बाद जो है दिशा शीर्षक कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। दिशा कविता केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। यह कविता बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसका संदेश यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना जो है यथार्थ होता है। ठीक है, और बच्चे अपने ढंग से यथार्थ सोचते हैं। बच्चे की पतंग जिस ओर उड़ रही है उसी तरफ जो है हिमालय या उत्तर दिशा उनको प्रतीत होने लगती है। बच्चे बाल सुलभ और आत्ममुक्ता से ऐसी बातें करते हैं जिनसे हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस तरह से जो है संदेश हम बता सकते हैं। ठीक है, यथार्थ का जो है मेन संदेश जो है अपना यथार्थ जो है प्रत्येक व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। ये दिशा कविता जो हमारे को संदेश देती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में थोड़ा सा आपको लिख देना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में भी हमने लिखा है। ठीक है, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको भी हमने बता दिया है। और अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को नहीं लिखना चाहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी को लिखना चाहते हैं, तो इनके बारे में भी जो है हमने यहाँ पे लिख दिया है, जिसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इनकी रचनाएं भी मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। तो यहाँ पर आप इनको पढ़ लेना, कोई इशू नहीं है, बहुत इजी होता है और इसी लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा। कुछ कुछ जो चीजें हैं वो आप जो है सीधे सीधे क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट जो है आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो, आपके ऊपर भी डिपेंड है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं बाजी पर, बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं पर मैदान में डटे रहते हैं। इस कथन के आधार पर सूरदास की मन स्थिति में आए बदलाव को स्पष्ट करना है। तो उनका बदलाव क्या आया था, तो बच्चे द्वारा खेल में रोने को गलत मानना सुन करके जो है सूरदास ने भी सोचा कि जीवन भी एक खेल है और इसकी हार जीत पर दुख ना मनाकर फिर से नई ऊर्जा और स्फूर्ति से खेलना चाहिए। रुपए मैंने ही कमाए थे और मैंने ही कमाए थे और फिर मैं कमा लूंगा। मुझे अपने मन को मलिन ना करके जो है नए साहस के साथ फिर से खेलना चाहिए, यानी कि फिर से अपने काम में लग जाना चाहिए। ये जो है उनके बदलाव आता है, ये स्पष्ट हमने कर दिया। अब इसमें रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद जो है भूप सिंह के सामने बौना क्यों पड़ गया था, वो आपको बताना है। रूप सिंह जो है पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद, मतलब उसको वो सीखा था, फिर भी वो जो है भूप सिंह के सामने क्यों बौना पड़ गया। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, जबकि ये बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 नंबर में पूछ सकता है। रूप सिंह ने पहाड़ पर अवश्य चढ़ना सीखा था,
उसका चढ़ना भूप सिंह के समान नहीं था। वह जो है रस्सियों तथा अन्य सामान के साथ पहाड़ों पर चढ़ना सीखा था उसने, ठीक है ना। इस उसके बिना तो वो जो है चढ़ाई कर ही नहीं सकता था। और भूप सिंह एक पहाड़ी व्यक्ति था ही, ठीक है। वो पहाड़ों पर रोज कई कई बार चढ़ना उतरना करता था। इसके लिए जो है वो रस्सी या अन्य किसी सामान की सहायता नहीं लेता था। वह दुर्गम चढ़ाई भी सरलता से चढ़ जाता था। इसके विपरीत जो रूप सिंह है, उसको ये कार्य जो असाध्य लगता था, यानी कि नामुमकिन लगता था। अपने भाई के घर जाने के लिए उसने जो है उसके भाई भूप सिंह ने उसकी सहायता की, और भाई द्वारा पहाड़ों पर बिना किसी सहारे के चढ़ाई देख करके वह स्वयं को जो उसके आगे बोना महसूस करने लगा। उसका स्वयं पर जो है गर्व समाप्त हो गया, इसलिए वो जो है बोना महसूस करने लगा। अगला जो पाठ है, प्रश्न है, इसमें पूछेगा विस्कोहर की माटी पाठ में लेखक ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बतख से की है, कथन को स्पष्ट करना है। तो बतख जो है अंडे देने के बाद में पानी में नहीं जाती है जब तक वो अंडों से बच्चे उसके नहीं निकल जाते, तब तक जो है उन्हें सेती है, सेती मतलब उसके पास ही बैठती है, उसके ऊपर ही रहती है। वे अंडे को अपने पंखों के मध्य रखती है। इस तरह वो बच्चों को सबसे बचा करके रखती है। वह अपने अंडों तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सतर्कता के साथ साथ कोमलता से भी काम लेती है। एक तरफ जहां वो सतर्क होती है, वहीं दूसरी तरफ वह प्रयास करती है कि उसके अंडों तथा उससे निकलने वाले बच्चों को कोई नुकसान ना हो। ऐसे ही विश्वनाथ की मां भी करती थी, अपने बच्चे की बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करती थी, उसे दूध पिलाती थी और उसके साथ जो है उसको अपने साथ सुलाती थी, उसका हर एक कार्य करती थी। इसी कारण जो है लेखक विश्वनाथ ने जो है अपनी मां की तुलना बतख से की है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो है हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। क्यों और कैसे, आपको बताना है मालवा वाले पाठ के आधार पर। 2 नंबर का प्रश्न है, हालांकि ये 3 नंबर में पूछना चाहिए। तो यहाँ पे जो पूछा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आज के समय में मनुष्य तेजी से प्रगति कर रहा है, परंतु इस प्रगति ने उसको बहुत ही नुकसान भी किया है, यानी कि हमारा बहुत नुकसान किया है। और प्रदूषण इस प्रगति का सबसे भयानक रूप है, ठीक है। प्रदूषण की मार से जो है जल, थल और आकाश पूरी तरह से ग्रसित है, और पानी जो है जीवन प्रदान करता है, परंतु मनुष्य ने इस अमूल्य जल संसाधन को भी प्रदूषित कर दिया है। नदियां जो पानी का मुख्य स्रोत है, वे प्रदूषण की चपेट में आ गई हैं। इनमें शहरों का गंदा पानी बहा दिया जाता है, साथ ही साथ कारखानों का जहरीला पदार्थ भी इसमें डाल दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि इनका पानी जो है पीने योग्य नहीं रहता। नदियां सदियों से मनुष्य के लिए पानी की आपूर्ति करती आ रही हैं, लेकिन आज इनका पानी इतना जहरीला हो गया है कि इससे भयंकर बीमारी होने लगी है। साथ ही साथ इनसे भयंकर बीमारी जो है होने लगी है, और यहां तक इसमें जो है निवास करने वाले जीव जंतु जो पानी में रहते हैं, उनका भी जीवन जो है प्रदूषण के कारण विलुप्ति के कगार पे आ चुका है। सरकार तथा कई सामाजिक संस्थाएं समय समय पर इसे जो है इससे बचाने के लिए जो है प्रयास कर रही हैं, परंतु उनके सभी प्रयास जो है असफल रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो गंदे नाले ऐसा ही चलता रहा तो गंदे नाले में बदल जाएंगे। क्या यदि ऐसा ही रहा तो गंदे नाले जो है गंदे नाले में ये नदियां बदल जाएंगी, ठीक है। गंदे नाले में ये नदियां बदल जाएंगी, ठीक है। ये नदियां, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा, यदि ऐसा ही रहा तो गंदे नाले में बदल जाएंगी। ये लिखा हुआ है तो बहुत है, इसको आपको नदियां वदियां लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो ये गंदे नाले में बदल जाएंगी, और यमुना नदी तो नाले में बदल ही चुकी है। हमें चाहिए कि इस ओर ध्यान दें और प्रदूषण से इनकी रक्षा करें। इस तरह से जो है इसका हम आंसर लिखेंगे, लेकिन हालांकि ये 2 नंबर के आंसर के लायक सुटेबल नहीं है। 2 नंबर की बजाय ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछना चाहिए, और एग्जामिनर पूछ भी सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया देखिए, यसेफर अफरात अरफात का व्यक्तित्व जो है सहजता, सरलता और भेदभावों से ओतप्रोत था। गांधी, नेहरू और यसेसर अफरात के जो है आपके पाठ के आधार पर, तो यसेसर अराफत जो है फिलिस्तीनी नेता थे, और वे अपने शिष्ट और शालीन व्यवहार के साथ साथ अपने अतिथि सत्कार के गुण के कारण भी प्रशंसनीय थे। भीष्म जी को उन्हें जब भोजन पर आमंत्रित भीष्म जी को उन्होंने जब भोजन पे आमंत्रित किया तो अपने हाथों से ही फल छील करके दिए, शहद की चाय बनाई, तथा जब वे स्नान गृह में गए थे तो स्वयं जो है वो तौलिया लेकर के दरवाजे पर ही खड़े रहे। वे भारत तथा भारतीयों के प्रशंसक थे, और वे गांधी जी और नेहरू जी आदि भारतीय नेताओं को जो है सम्मान पूर्वक अपना नेता मानते थे, ठीक है। इसलिए जो हम कह सकते हैं कि ये जो ओतप्रोत था, ठीक है। बस इतनी ही लाइन लिख दोगे तो आपको ओतप्रोत जो है झलक जाएगा। आप अगली लाइन जो है आप ये लिख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर जो अथवा पार्ट में पूछा गया है, इसमें अजगर वजाहत की शेर लघु कथा के आलोक में प्रतिपादित कीजिए कि प्रमाण से भी अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। तो इसको आपको बताना है। तो लेखक ने जब जानवरों को एक एक करके शेर के मुंह में जाते देखा तो विचार किया कि ऐसा क्या लालच और प्रलोभन कि उसने विचार किया कि ऐसा वे लालच और प्रलोभन, यानी कि बार बार में किसी चीज का लालच आता है उसको प्रलोभन कहते हैं, तो प्रलोभन के वशीभूत होकर के जो है ऐसा कर रहे हैं। लेखक ने असलियत जानने के लिए जब शेर के दफ्तर जाकर के स्टाफ से पूछा कि क्या यह सच है कि शेर के पेट के अंदर रोजगार दफ्तर है, तो उत्तर मिला हाँ यह सच है। जब लेखक ने पूछा कैसे, तब इसका उत्तर क्या मिला, तो उत्तर मिला ऐसा
उत्तर मिला कि सब ऐसा ही मानते हैं। जब लेखक ने प्रमाण मांगा तो बताया कि प्रमाण से अधिक जो महत्वपूर्ण विश्वास है, अर्थात जानवरों को यह विश्वास था कि शेर के पेट में रोजगार दफ्तर है जहां उन्हें नौकरी मिल जाएगी, इसलिए वो उसमें निरंतर समाते चले जा रहे थे। ठीक इसी तरह से जो बेरोजगार लोग हैं, उनको यह विश्वास होता है कि रोजगार दफ्तर में पंजीकरण कराने से, जो प्लेसमेंट एजेंसियां हैं वहां पे पंजीकरण कराने से नौकरी मिल जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। यह तो शेर का पेट है जिसमें सब समा जाते हैं पर कल्याण किसी का नहीं होता। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करें। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। पंक्तियों में कवि ने सत्य के संबंध में क्या कहा है, तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने सत्य के संबंध में कहा है कि सत्य यह जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं। सत्य केवल पुकारने से प्राप्त नहीं होता, बल्कि सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें कठोर तप करना पड़ता है। इस कविता में विदुर को जो है सत्य का प्रतीक माना गया है और युधिष्ठिर को सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति बताया गया है। युधिष्ठिर सत्य को पाने के लिए जब विदुर को पुकारते हैं, लेकिन विदुर जो है उनकी आवाज नहीं सुनते हैं, जबकि विदुर को सत्य का पालन करने के वाला जो है माना जाता है। परंतु पांडवों के साथ हो रहे अन्याय और का उन्होंने जो है विरोध नहीं किया, और जब सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति ही ऐसा करे तो मुंह छिपाए फिरता है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर आप लिख देंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अथवा पाठ। अथवा पाठ में मैं जनाऊ नित नाऊ स्वभाव, इस पंक्ति में जो है आपको माध्यम से राम की किन विशेषताओं का उल्लेख होता है, तो राम की जो है राम का दयालु और स्नेही व्यक्ति हैं, ये बात पता चलती है, और उन्होंने बाल्यकाल से ही भरत पर स्नेह और दया की वर्षा की है, पहली चीज। दूसरा जो है भरत राम के प्रिय अनुज हैं और उन्होंने सदैव भरत के हित के लिए ही कार्य किया है। और तीसरी चीज हमें पता चलती है, वे खेल में कभी भी अपने अनुज भरत के प्रति जो है अप्रसन्नता नहीं दिखाते थे, वे सदैव जो है उसे प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे, और वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते थे। तो ये सारी पंक्तियों के माध्यम से विशेषताएं जो है राम की झलकती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करें। यहां पर रूप को मानो रस्सी की सीढ़ी मिल गई जिससे उम्र के 24वें शिखर से नीचे उतरने लगा वह। यहां पर रस्सी की सीढ़ी का क्या आशय है और इसका प्रयोग रूप ने किस प्रकार किया है, तो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। 4 अंकों का प्रश्न रहेगा ये। तो यहाँ पर जो है मार्ग में शेखर तथा रूप को एक 14-15 साल की लड़की मिली जो भेड़ हाँक रही थी। शेखर ने उसे देख करके रूप से पूछा, उसने कभी किसी लड़की से प्रेम किया है, तो रूप जो है रूप सिंह ने शेखर को शैला के साथ अपनी प्रेम कहानी सुनाई। यही चीज जो है ये इसको रूप को जो रस्सी मिल गई थी, अब कहानी सुनाने का मतलब एक सीढ़ी मिल गई थी, ठीक है ना। और 24वें साल में जो है वो नीचे उतरने लगा, यानी कि पुरानी बातें बताने लगा। वो अपनी उम्र के 24वें साल से बहुत ही पहले की उन बातों को याद करने लगा, ठीक है। शैला इस लड़की से भी अधिक सुंदर थी, वह भेड़ चराती थी, वह रूप से उम्र में बड़ी थी, वह स्वेटर बुनती थी और रूप उसकी भेड़ें हाँकता था। वह उसकी पसंद के बनरूस के फूल जो है लाता था, और कहीं से सेब आड़ मिल जाए तो पहले ला करके शैला को देता था। शैला उसे मकई की रोटी और देवता के प्रसाद के रूप में मांस देती थी। बाद में रूप को पता चला कि स्वेटर भूप दादा के लिए बुना जा रहा है और फल फूल रोटी भी उन्हीं के लिए आते थे। भूप दादा न आते तो शैला को खुश करने की रूप की सभी कोशिशें जो है बेकार हो जाती थी। यह भेड़ चराने वाली लड़की ही रस्सी की सीढ़ी है। यहाँ पे रस्सी की सीढ़ी के बारे में पूछा गया, उसको हम व्यक्त कर रहे हैं। तो ये भेड़ चलाने वाली ही लड़की ही रस्सी की सीढ़ी है। उसी को आधार बना करके जो है रूप ने अपनी किशोर उम्र में नीचे उतर करके, यानी पुराने जमाने की बात करके, और शैला के साथ अपने इत्तेफाक का प्रेम का जो है कथा शेखर को सुनाया, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे। इसका अथवा पाठ की बात करें तो अथवा में पूछा गया, विस्कोहर की माटी आत्मकथांश में लेखक ने ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा का सुंदर वर्णन किया है। पठित पाठ के आधार पर बताना है, तो जो गांव है, गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर होते हैं। इस निर्भरता का दूसरा पक्ष प्राकृतिक सौंदर्य भी है, जिसे लेखक ने बड़े मन योग से जिया और प्रस्तुत किया है। एक तरफ प्राकृतिक संपदा के रूप में अकाल के वक्त खाई जाने वाली कमल ककड़ी का वर्णन है, तो दूसरी तरफ प्राकृतिक विपदा बाढ़ से बदहाल गांवों की तकलीफों का जिक्र है। कमल, कोइयां, हर श्रृंगार के साथ साथ तोरी, लौकी, भिंडी और भटकटेया, इमली, कबंद आदि फूलों का वर्णन कर लेखक ने जो है ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा को दिखाया है। तो दोहड़ा और मजगीदवा और धामिनी और गेहूं, घोर कड़ाइच आदि सांपों बिच्छुओं आदि के वर्णन द्वारा भय मिश्रित वातावरण का भी निर्माण किया है। और ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह प्रकृति से प्राप्त फूल पत्तियों का प्रयोग भी आम है, जिससे लेखक ने रेखांकित किया है। पूरी कथा जो है वह विस्कोहर मतलब पूरा कथा का केंद्र जो है विस्कोहर है, जो लेखक का गांव था। और 10 वर्ष की उम्र में करीब 10 वर्ष बड़ी स्त्री को देख करके मन में उठे भावों संवेगों के अमिट प्रभाव और उसकी मार्मिक प्रस्तुति को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। और लेखक की इस शैली जो लेखक की ये शैली है अपने आप में अनूठी और बिल्कुल जो है नई है। इसमें सब कुछ मतलब मिलाया गया है। तो बहुत इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे जिसमें 4 अंक आपको प्राप्त होंगे। अगले पार्ट की बात करें, खंड द।
खंड में 19वां जो प्रश्न है, इसमें काव्यांश दिए गए हैं, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। पहला काव्यांश ये है जिसका आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। तो देखिए काव्यांश में क्या है, इसका संदर्भ लिख देंगे। प्रस्तुत जो आपकी पंक्तियां हैं जायसी द्वारा पद्मावत के नागमती वियोग खंड से ली गई हैं और प्रस्तुत पंक्तियां जो है पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में 12 मासा शीर्षक से संकलित हैं। साथ ही साथ इसका प्रसंग जो हम लिख देंगे, माघ का महीना लग जाने पर विरहिणी नागमती की विरह वेदना और भी बढ़ गई है और वह प्रिय मिलन की आकांक्षा करती है, क्योंकि अब जो है विरह वेदना उससे सहा नहीं जा रहा है। और इन पंक्तियों में जायसी ने नागमती की इसी विरह वेदना और प्रिय मिलन की आकांक्षाओं का वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या कर देते हैं, क्योंकि ये बड़ा है थोड़ा सा, तो व्याख्या भी इसकी बड़ी होगी। जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ी व्याख्या होती है। नागमती कहती है, और व्याख्या बहुत ही सिंपल है। नागमती कहती है, अब माघ का महीना लग गया है, अब तो पाला पड़ने लगा है और इस शीत ऋतु में विरह मेरे लिए साक्षात काल बन गया है। जैसे जैसे मैं रुई के वस्त्र से अपने शरीर को जो है ढकती हूँ, वैसे वैसे शरीर और भी जो है शीत का अनुभव करते हुए कांपने लगता है। जैसे जैसे वो मतलब ओढ़ती है और उसको और भी ठंडी लगती है। प्रियतम, अब तुम ही मुझे इस शीत से जो है मुक्त कर सकते हो। आप सूर्य की तरह तपते हुए आइए, तभी इस शीत से मुझे मुक्ति मिल सकेगी। माघ के इस महीने में तुम्हारे संसर्ग के बिना जो है शीत से मुक्ति मिलना संभव नहीं। इस माह में जो है आम के वृक्ष पर लगने वाले बौर यानी कि पुष्पों के समान स्त्री पुरुष के मन में काम भावना पैदा होती है। मेरा यौवन पुष्प और तुम इस पुष्प का रसपान करने वाले भ्रमर, फिर भला तुम क्यों नहीं आकर के अपना प्राय कर ले लेते हो। माघ के इस महीने में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा यानी जिसको महावट कहते हैं हो रही है, जिससे सर्दी और बढ़ गई है और वर्षा से गीले हुए वस्त्र मेरे अंगों को बाण के समान काट रहे हैं। ओले बरस रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे नेत्रों से आंसू टपकते हैं। विरह पवन बनकर मेरे अंग अंग को झकझोर रही है। इस तरह से पूरा का पूरा व्याख्या करना है। हे प्रियतम, मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, किसके लिए रेशमी वस्त्र पहनूं, क्योंकि जिसे आकर्षित करने के लिए ये सब करती वह प्रीतम तो प्रदेश में है। आभूषण धारण करने की इच्छा नहीं करती, क्योंकि मेरी गर्दन जो है सूख करके डोरी सी हो गई है। उस गर्दन में हार का बोझ सहन करने की शक्ति अब नहीं रही है। हे प्रीतम, तुम्हारे वियोग में इस विरहिणी स्त्री नागमती का हृदय जो है कांपता है और शरीर तिनके के समान छीण छीण यानी इधर उधर उड़ता फिरता है और ऊपर से विरह इसे जो है जला करके पूरी तरह राख बना करके उड़ा देना चाहती है। विशेष इसमें क्या है, विशेष जरूर लिखेंगे, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। विशेष में क्या है, विरह का मानवीकरण किया गया है, यहाँ पे विरह की प्रस्तुति की गई है। और माघ के महीने में बसंत पंचमी होती है और वसंत ऋतु में काम भावना जो उद्दीप्त हो जाती है। इस भावना का जो है यहाँ पर कवि ने बहुत ही रसमूलु रूप में जो है वर्णन किया है। ठीक है, उसको रसमूलु कहा है। और साथ ही साथ रूपक अश्योक्ति अलंकार का सौंदर्य है और वियोग जो है आपका श्रृंगार रस है। साथ ही साथ अवधि भाषा है और दोहा और छंद चौपाई है। तो ये सारी विशेषताएं हैं जो आप उसको जरूर लिखेंगे। इसके अथवा पाठ की बात करें तो इस छोटा सा ही अथवा वाला छोटा सा 4 लाइन ही है और इसके हमें संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। प्रस्तुत सेवया घनानंद द्वारा रचित है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में सेवया शीर्षक से संकलित किया गया है। अगर हम प्रसंग की बात करें तो घनानंद ने इस सेवये में अपने प्रिय सुजान को यहाँ जो है उपालंब उलाहना दिया है कि मतलब उपालंब क्या होता है, उल्हाना दे रहा है, मतलब किसी को जो है ना, नहीं बोलते उल्हाना देते, आप तो जानते हैं। तो घनानंद ने इस सेवया में प्रिय सुजान को जो है उल्हाना दिया है कि आपने मेरे हृदय रूपी प्रेम पत्र को बिना पढ़े ही टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया है। ऐसा करके आपने उचित कार्य नहीं किया। ये तो प्रसंग हो गई, अब इसकी व्याख्या भी करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो भी मैंने मॉडल पेपर, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं पहले ही कि पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करा दिया गया है। जिसके पास पॉलिटिकल साइंस है वो देख लें, और जिसके पास में हिंदी है, ठीक है, हिंदी जिसके पास है वो हिंदी देख सकते हैं। जिसके पास में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है, सभी के पास होगा, इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी कंपलसरी, सभी के पास होगा, इंग्लिश है वो देख सकते हैं। मैंने हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है, हिस्ट्री आप जरूर देख लेना। उसके अलावा जो है मैंने आपका एक और है जो है आपका जियो, ठीक है, जियोग्राफी जो है आपका कंप्लीट करा दिया है। अभी आप जो है मेरा यहाँ पर जो है हिंदी लिटरेचर, ठीक है, हिंदी लिटरेचर का वीडियो आप देख रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जब आ जाएगा, जब आपका कमेंट आ जाएंगे, तब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारा 10th का कर दीजिए, हमारा 9th का कर दीजिए। तो उसके हिसाब से हम करते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा कमेंट आते हैं। तो इन सब विषय को आप देख सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आगे के व्याख्या को। तो यहाँ पे व्याख्या में इस लाइनों की व्याख्या करते हैं। व्याख्या में, हे प्रिय सुजान, मैंने अपने हृदय को प्रेम के मंत्र की प्रतिज्ञा से युक्त रखा था और इसमें तुम्हारे उज्जवल क्रियाकलापों और चरित्र को अंकित कर तुम्हारी यादों के मधुर चित्रों से सुसज्जित कर रखा था। मेरा यह हृदय रूपी प्रेम पत्र ऐसा था कि इसमें सर्वत्र तुम यानी कि प्रिय सुजान ही अंकित थे। किसी अन्य की कोई बात इसमें रंच मात्र भी नहीं थी। रंच मात्र मतलब बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, घनानंद कवि कहते हैं कि मुझे इस बात की वेदना है और शिकायत भी है कि मेरा जो है हृदय रूपी प्रेम तुम्हारे ही चरित्र से अंकित था और तुमने अनजान की भांति उसे बिना पढ़े फाड़ करके जो है प्रेम पत्र मेरा, ठीक है ना, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। अर्थात तुमने मेरे हृदय के प्रेम को जाने बिना ही उसे तोड़ दिया। इसी बात का मुझे जो है तुमसे शिकायत है।
इसके बाद में जो है आप इसकी विशेषता बता देंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। प्रिय सुजान की निष्ठुरता का वर्णन है, और ट्रक की ओर का तात्पर्य हृदय विदीर्ण करने से है। यहाँ पर आपका जो है आपने पढ़ा होगा, 4 लाइनें उसमें दिया गया है। साथ ही साथ वियोग श्रृंगार रस है, मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, सवेया छंद जो है रचना में प्रस्तुत किया गया है, और जान अनजान लौ में विरोधाभास और यमक अलंकार की प्रस्तुति है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर जो आपसे निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक का जो है सप्रसंग व्याख्या करना है, तो आपको ये पद दिया गया है छोटा सा, ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्ति जो है कालिया की कहानी जो है, ममता कालिया कहानी दूसरा देवदास से ली गई है, हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में जो है संकलित है। और जो है यहाँ पे प्रसंग क्या है, संभव अपनी नानी के पास हरिद्वार आया था और हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के बाद जब पुजारी से चंदन का टीका लगवा रहा था, तभी एक युवा लड़की आकर के उसके पास खड़ी हो गई और आंख बंद करके जो है प्रार्थना करने लगी। ये तो ये प्रसंग हो गया। अब हम इसकी जो है व्याख्या भी कर लेंगे। तो व्याख्या जो है इसमें, संभव गंगा स्नान के बाद पुजारी से टीका लगवा करके गंगा जी की छटा निहार रहा था। पुजारी ने वहां आई लड़की की नाजुक कलाई में कलेवा बांध दिया और उसने जो है पंडित जी की थाली में 5.25 रुपए रखे। लड़की संभव के बगल में खड़ी आंख बंद किए प्रार्थना कर रही थी। संभव ने जब उसकी ओर मुड़कर गौर से देखा, अब वह भी गंगा स्नान करके आई थी, ठीक है। वो भी जो है गंगा स्नान करके आई थी और उसके कपड़े एकदम गीले थे, यहां तक कि उसके गुलाबी दुपट्टे से संभव के कुर्ते का एक कोना जो है गीला हो गया था, क्योंकि वो गंगा स्नान करके आई थी। इसके बाद जो है यहाँ पर संभव अपने इतने पास संभव वह लड़की संभव के इतने पास खड़ी थी कि पुजारी को यह भ्रम हो गया कि दोनों शायद पति पत्नी हैं और एक साथ हैं। लड़की की पीठ पर लंबे बाल फैले हुए थे जो गीले थे और ऐसे लग रहे थे मानो कोई काले रंग का चमकीला शॉल जो है पीठ पर डाला हुआ है, और अंधेरा घिर रहा था। चारों ओर पूजा और दीपों का चमक का प्रकाश था, जिसमें आकाश और जल दोनों जो है सांवले लग रहे थे। इस झुटपुटे में लड़की बेहद सौम्य और जो है शांत लग रही थी, जैसे वह कांसे की बनी मूर्ति हो। विशेष इसमें क्या है, यह प्रेम कहानी है। साथ ही साथ संभव के हृदय में पहली बार किसी लड़की के लिए यहाँ पे प्रेम जो है उदय हुआ है। वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल सहज और प्रभावपूर्ण है। इसके बाद जो है अथवा पाठ इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाला पाठ है, इसको भी आपको सब प्रसंग व्याख्या करनी है। संदर्भ क्या है, प्रस्तुत गद्यांतरण जो है हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित निबंध जो है यथा यस्में रोचते विश्वम से अवतरित है, और इस निबंध के जो लेखक हैं वो डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। और प्रसंग क्या है, कवि की तुलना जो है प्रजापति से की गई है। वह जिस संसार की सृष्टि करता है उसमें यथार्थ का पुट होते हुए भी जो है वह आदर्शोन्मुखी होती है। चित्र अपनी पृष्ठभूमि से उभरता है, कोई चित्र जो है अपनी पृष्ठभूमि से उभरता है। इसी प्रकार राम की अच्छाई तभी उभरती है जब उसकी पृष्ठभूमि में रावण के दुर्गुण हो, ठीक है। तो इसमें अब इस चीज को हम यहाँ पे समझाएंगे व्याख्या करते हुए। तो यहाँ पर देखिए, लेखक की मान्यता है कि कवि अपनी रचना में जिस प्रकार की सृष्टि करता है, यानी कि जिस तरह का वो लिखता है, वह निराधार नहीं होती है। भले ही उसमें किसी काव्य कृति में सृष्टि का यथार्थ रूप देखने को ना मिले, पर उसमें हमें वह रूप देखने को अवश्य मिलेगा जो हम आदर्श रूप में अपने मन में संजोए हुए हैं और जिसे देखना चाहते हैं। जो मन में है वो जरूर मिलेगा। कभी इन चित्रों की रचना अपने आसपास बिखेरे यथार्थ जगत से जो ही कभी इन चित्रों की रचना जो है, जो भी चित्र वो बना रहा है, जो भी वो वहां पे लिखना चाहता है, तो इनको जो है इनकी रचना जो अपने आसपास बिखरे यथार्थ जगत से ही ग्रहण करता है। और जिस प्रकार कोई चित्र अपनी पृष्ठभूमि से ही उभरता है, उसी प्रकार कभी आदर्श चरित्र उभारने के लिए खल पात्रों की सृष्टि पृष्ठभूमि में करता है। और राम की अच्छाई तभी उभर सकती है जब उसके समानांतर कोई रावण दुष्टता का चित्र जो है उभारा जाए। राम के श्रेष्ठ गुण रावण की दुष्टता के समक्ष ही पाठकों को प्रभावित कर पाते हैं। यदि रावण की बुराई सामने ना हो तो राम की अच्छाई का भी कोई महत्व नहीं होगा। यही चीज इसमें समझाई गई है। विशेष क्या है, कवि यथार्थ के साथ साथ जो आदर्श कोई प्रस्तुत करता है जो उसके मनुकूल होता है। साथ ही साथ जो है पवित्रता की माप है मलिनता, और अच्छाई का महत्व जो है बुराई के सापेक्ष नहीं होती। और राम की अच्छाई को उभारने के लिए रावण के दुर्गुणों को उभारना आवश्यक है। और भाषा सहज और प्रभावपूर्ण और संस्कृत निष्ठ हिंदी है। साथ ही साथ विवेचनात्मक शैली का प्रयोग भी हुआ है। तो इस तरह से ये विशेषताएं आप लिख सकते हैं। अब जो आपका अंतिम प्रश्न है, इसमें आपका मेरा प्रिय कवि, कामकाजी महिला और राष्ट्र निर्माण, योग और छात्र जीवन और राजस्थान भाषा और साहित्य, चारों पे आपको निबंध लिखना है और 400 शब्द आपको यूज करने हैं। चारों पे मैंने निबंध लिख दिए हैं। पहला जो आपका मेरे प्रिय कवि जिसको मैंने लिया है आपका गोस्वामी तुलसीदास, तो उनके बारे में जो है मैंने यहाँ पे उनका परिचय दे दिया है, उनकी रचनाएं दे दिया है, उनका प्रिय लगने का कारण दे दिया है, उनकी जीवनी बता दी है। उनके बाद में जो है मैंने थोड़ा सा उनकी साहित्यिक प्रतिभा को ही उभारा है, और बाद में जो है मैंने समाज सुधारक और आलोचक और नायक के रूप में जो इनको प्रस्तुत किया है। उसके बाद में उपसंहार लिख दिया। तो इस तरह से ये 400 शब्दों में एक निबंध लगभग तैयार हो गया। कामकाजी महिला और राष्ट्र निर्माण जो बी पोर्शन पूछा गया है उसकी बात करें तो इसमें जो है प्रस्तावना दे दी है, वर्तमान में जो है महिलाओं की स्थिति कैसी है ये बताई गई है, राष्ट्र विकास में क्या योगदान है ये बता दिया हमने, और कामकाजी महिलाओं की क्या समस्याएं हो सकती हैं ये भी हमने बताया हुआ, और समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है ये भी बता दिया। उसके बाद में जो है उपसंहार करके इसको समाप्त कर दिया है। इसके बाद आपका तीसरा जो पूछा गया उसमें पूछा गया योग और जीवन छात्र, तो इसमें हमने प्रस्तावना दे दी है। फिर योग की
भारतीय धारणा क्या है वो बताया है, योग के लाभ क्या हो सकते हैं वो बताया है, योग करते समय ध्यान योग्य बातें क्या हो सकती हैं ये भी बताया गया है। साथ ही साथ उपसंहार करके हमने इसको समाप्त कर दिया है। और अंतिम जो है आपका राजस्थान भाषा साहित्य, ये पूछा गया, इसमें प्रस्तावना दे दी है। राजस्थानी भाषा और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं ये बता दी है। राजस्थानी भाषा के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ कैसी कैसी बोलियां बोली जाती हैं राजस्थान में, मारवाड़ी चाहे जयपुरी, मालवी चाहे मेवाती, ये सारी चीजें इसमें हमने बताई हैं। और उसके बाद में राजस्थानी भाषा का जो साहित्य कैसा है वो बता दिया। उसके बाद में उपसंहार करके इसको खत्म कर दिया। मिशन मेरिट का जो ये वीडियो आपने देखा, इसको जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों में एक ही कमी है, दो चीजें आप में कमी है। एक तो आप शेयर नहीं करते हो, सबसे बड़ी समस्या है कि आपके सोल्यूशन इसलिए लेट आते हैं। और दूसरा जो है आप लोग जो है इसको शेयर तो करते नहीं हो, साथ ही साथ जो है आपको जो चीज पढ़ के रखनी है या सब्सक्राइब करके रखनी है वो चीज आप नहीं करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप शेयर करिए, चाहे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में करिए, और कमेंट तो जरूर करिए। कम से कम कमेंट से हमें पता तो चले कि आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को फायदा हुआ होगा। इंग्लिश लिटरेचर के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के लिए आप हमें जरूर कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, और जैसे आपके कमेंटों का ढेर लगेगा हम तुरंत उसको सॉल्व करके डाल देंगे। तो आप अपने दोस्तों को भी बोलें कि सर आप भी कमेंट करो कृपया करके, मेरे अकेले कमेंट से कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।